लेट हो गया आज थोड़ा। हाँ तो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इंग्लिश के साथ साथ और भी सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आवाज ठीक आ रहा है? तो हम चलते हैं। आज हम फिर से एडजेक्टिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और यहां पे मैं बता दूं आपको कि ये क्लासेस आपको सवर्ण कोचिंग के सौजन्य से आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां पे हमारा प्रयास रहता है कि जो साधनहीन बच्चे हैं, जो महंगी कोचिंग्स में नहीं पढ़ सकते हैं, उनको हम लोग उच्च स्तरीय और उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करें ताकि वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कर सकें। और यहां पे हम लोग यूपीएससी, आईआईटी, नीट और एसएससी, इन 4 सेक्टर्स में अभी क्लासेस चल रही हैं। और आगे उम्मीद है कि और भी शुरू होगा। और इसमें अच्छे अच्छे संस्थानों से आए हुए अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, आपकी क्लास देते हैं। तो आप लोग इसका लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रेरित करें कि इसमें वो शामिल होके इसमें जो भी कंटेंट है, जो भी यहाँ पे लेक्चर्स हैं और कुछ पीडीएफ भी दिए जाते हैं आपको, उनका आप लाभ उठाएं। और ये सभी हम लोग निःशुल्क देते हैं, कहीं से कोई इसमें शुल्क नहीं है। और इसके साथ साथ हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप सभी लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के थ्रू आप हमसे कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर वहां पे दिया गया है, वहां से सीधे आप बात कर सकते हैं। पर्सनल भी हम लोगों को गाइड करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सही टाइम पे, ऑफिस टाइम में आप कॉल करके अपने करियर से संबंधित, अपनी पढ़ाई तैयारी से संबंधित कोई भी वार्तालाप कर सकते हैं और हम लोग यहां से आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग एडजेक्टिव की तरफ। आज की इस क्लास में एडजेक्टिव का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। इसका हमने एक क्वेश्चनर तैयार किया है, उसको उठा के, खोल के और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और उसके साथ साथ और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है जीपी सिंह। किसी बच्चे को अगर अपने करियर से संबंधित किसी चीज के बारे में कुछ समझना हो तो मुझको इस नंबर पे
व्हाट्सएप कर सकता है या फिर कॉल कर सकता है। 8840461685, राइट। तो आइए चलें फिर हम लोग अपना जो प्रश्न मालिका है उसको खोलते हैं। पीछे के दिन, पीछे क्लास में, लास्ट क्लास में, कल किसी वजह से, कुछ तकनीकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो परसों जो क्लास हुई थी यानी कि सोमवार को, उसमें हम लगभग 16 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम 17वें पे आते हैं। 17वां क्या कहता है? एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। ये आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो इस तरह से होगा कि जो भी एक प्रश्न, एक सेंटेंस होगा, उसके 3 या 4 हिस्से होंगे। उसमें जो जिस पार्ट में थोड़ी बहुत गलती या त्रुटि या एरर की संभावना होगी उसको हमको पॉइंट आउट करना है। तो इसमें क्या बोलता है? एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। अभी ये क्या बोलता है, पहले इस सेंटेंस का मतलब देखते हैं कि क्या है। वो ये है कि एक एटम जिसको हम कहते हैं परमाणु, कहते हैं ना परमाणु बम, एटम बम। यहां पे 2 चीजें आपको ध्यान देने वाली है। एक तो परमाणु कहते हैं, वही जो परमाणु और परमाणु बम वाला परमाणु होता है उसको हम एटम कहते हैं। यहां पे एक चीज बता दे कि एक चीज होती है एटम, इंग्लिश में, और एक चीज होती है मॉलेक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। थोड़ा आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि कर दे रहे हैं। और एटम का मतलब होता है परमाणु। अणु जो होता है वो परमाणु से थोड़ा बड़ा होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। तो अणु जो है सबसे छोटी क्वांटिटी, छोटी इकाई होती है किसी भी तत्व की। और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना रहता है। परम अणु मतलब अणु से भी और छोटा, परम अणु वो हो गया परमाणु। तो परमाणुओं से मिलके अणु बनते हैं और अणुओं से मिलके कोई तत्व बनता है। कोई चीज जो है, जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो सारे लोग जानते हैं कि पानी H2O होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलके पानी का एक अणु बनता है। तो ये चीज जो है आप ध्यान दीजिए, यहां पे वही कहने की कोशिश किया है। एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या हो गया कि उसका घटक। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हो गया घटक, जिस चीज से वो बना रहता है। कोई भी चीज, जैसे हम चले, क्या बनाने चले, मान लीजिए हम रसगुल्ला बनाने चले, या रसगुल्ला हम खा रहे हैं, तो अब रसगुल्ला किस चीज से बना है? उसके कई घटक हो गए, जैसे कि खोया हो गया, मैदा हो गया, शक्कर हो गया, तेल हो गया। तो ये सारे उसके घटक हो गए। इन चीजों से मिलके वो बनता है। इसी तरह से कोई भी चीज है तो उसका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होता है, जो घटक इकाई होती है एक ऑर्डिनरी मैटर की, साधारण जो भी तत्व है, तो वो उसका सारा गुण जो है उसके अंदर रहता है। कोई भी चीज, मान लिया कि हमने कोई भी मान लीजिए कोई हमने पत्थर ले लिया, या जैसे कि नमक का इतना बड़ा रोड़ा ले लिया, तो नमक का गुण क्या होता है कि नमक जो है वो जीभ पे रखने पे नमकीन लगता है। ठीक, अब उसको थोड़ा
थोड़ा तोड़ेंगे अगर, तो जो छोटा वाला उसका टुकड़ा होगा वो भी वही उतना ही नमकीन लगेगा जीभ पे रखने पे। तोड़ते 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 एक बहुत ही छोटे से एक नमक का, जो पिसा हुआ नमक होता है, बहुत ही छोटा सा एक दाना रहेगा, उसको भी रखेंगे तो उतना ही नमकीन लगेगा। तो वो क्या हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट, वो उसके रासायनिक जो भी गुण होते हैं वो उसमें विद्यमान रहते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर किसी चीज को हम छोटा छोटा तोड़ते जाएंगे तो वो अपने और भी छोटे घटक में टूट जाएगा, तो वो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसमें उसका गुण विद्यमान है। जैसे कि यहाँ पे पानी का इसी का उदाहरण दे दिया हमने, तो इसमें जो मजा आएगा वो कोई जरूरी नहीं कि उतना शक्कर में, तेल में, खोया में, मैदा में आए, है ना। वो जब सब मिलके रसगुल्ला बन जाता है तब फिर वो स्वाद का आनंद देता है। या पानी ही है तो वो H2O होता है, तो पानी का एक अणु जो है वो आपको पानी का सारा गुण उसके अंदर होगा, लेकिन फिर उसको और तोड़ देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, तो उसके अंदर पानी के गुण नहीं होंगे। ठीक है, यही चीज ये कहना चाहते हैं। यहां पे हमने कुछ आपका साइंस में जरा सा ज्ञानवर्धन कर दिया ताकि आपको और अच्छे से मालूम हो। तो an atom is the smallest constituent unit of ordinary matter that has the properties of chemical element। सिंपली कह रहा है कि सबसे छोटा घटक होता है एटम, जिसमें उस पदार्थ के सारे गुण होते हैं। तो यहां पे सिंपली जो अब हम ग्रामर के तरफ अपना ध्यान मोड़ते हैं, यहां पे इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, है, और की जगह पे तो होना चाहिए यहां पे। क्योंकि वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एक अकेला नहीं है, वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है। अरे हरिओम, वो लाइट ठीक जा रही है अभी, मतलब काला काला तो नहीं लग रहा। तो ये चीज यहां पे हम स्मॉलेस्ट हो गया ना, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव क्या होता है, वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब वो अकेला होता है। जैसे जो हाईएस्ट होता है, हिमालय का पीक एवरेस्ट हाईएस्ट होता है, तो वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा तो वो अपने आप में उसके साथ में हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे, अ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप चाहे तो उसमें लिख लीजिए, कॉपी में अपने लिख लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री जब भी आता है तो उसके साथ हम अ का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये आप अपने नोटबुक में सारे लोग लिख लीजिए। अच्छा, अब आता है क्लीन एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट much than the red wavelength and so the midday sky appears blue। अच्छा, इसमें क्या होता है, थोड़ा मीनिंग बता दें। स्कैटर मतलब क्या होता है, स्कैटर मतलब शाब्दिक मतलब होता है छितराना। कहते हैं ना किसी चीज को छितरा दिया, छींट दिया, फैला दिया चारों तरफ। तो वो चीज जो है फैल गई और वो सारे तरफ जो है
सारे तरफ बिखर गई। क्लीन एयर, तो जो साफ, ये कहना ये चाहते हैं कि जो साफ हवा होती है, क्लीन एयर, वो नीले रोशनी को, नीली लाइट को ज्यादा छितराती है बनिस्बत के लाल लाइट को। तो जो सूरज की लाइट होती है उसमें पूरा जो है ये रहता है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड वाले को कम छितराती है और नीले वाले को ज्यादा छितराती है जो साफ हवा होती है। तो इसलिए दिन का जो आकाश है वो हमको नीला दिखलाई देता है। वो अपने रंग के कारण नहीं दिखलाई देता है, वो सूर्य के छितरे हुए रोशनी के कारण हमको नीला दिखलाई देता है। अब यहां पे बात होगी गड़बड़ी का। स्कैटर्स ब्लू लाइट मच देन रेड वेवलेंथ। मच क्या हुआ, यहां पे मोर होगा। मच मतलब तो ज्यादा हो गया, लेकिन उससे ज्यादा, जब यहां कंपैरेटिव डिग्री हो गया तो यहां पे उससे ज्यादा हो गया, ठीक ना। अब जो है, तो अब उसमें क्या हो गया कि पार्ट ए जो है उसमें हमको कुछ गड़बड़ी लगी, तो हमने इसका आंसर लगा दिया ए। अच्छा, अब क्या करते हैं, 18 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 के पहले कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रखा है इन्होंने, तो उसको देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन वो ये है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives select the alternative which will improve the sentence। तो कोई ऐसी चीज आपको चुननी है जिससे कि दिया हुआ सेंटेंस और बेहतर हो जाए, या उसमें गलती हो तो वो गलती सुधर जाए। तो इसमें चूंकि एडजेक्टिव का कर रहे हैं, तो जो भी होगा वो एडजेक्टिव से ही होगा। अभी क्या कहता है, द ओल्ड मैन क्लाइंब 7 floors विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल। तो ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी 7 मंजिलें चढ़ गया, विद हार्डली एफर्ट एट ऑल। शायद ही उसने थोड़ा बहुत प्रयास किया होगा। यहां पे एक चीज ध्यान देने का है कि एक ये फ्रेज भी है, हार्डली एनी एफर्ट है। ये एक फ्रेज है जिसको कि यहां पे प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पे नो की जगह पे एनी होगा। और यहां पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। डी वाले पार्ट में जो दिया है ना, क्लाइंब ओल्ड मैन एट ऑल हार्डली नो एफर्ट, तो हार्डली नो एफर्ट की जगह पे ये चीज होगी, तो ये सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बीस पे आके हम क्या देखते हैं, we are witnessing the worst level of income inequality in decades। we are witnessing, witnessing मतलब देख रहे हैं,
हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर रहे हैं। है ना? तो हम देख रहे हैं वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इक्वलिटी इन डिकेड्स। अब सेंटेंस से क्या लगता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ असमानता, इनइक्वलिटी मतलब हो गया असमानता। ये हम डिकेड्स, डिकेड्स मतलब दशकों में सबसे ज्यादा असमानता हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो दशकों में सबसे ज्यादा क्या होगा? तो जो ये होता है बैड वर्स वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है? तो यहां पे वर्स की जगह पे ये होगा वर्स्ट होगा, ठीक है? यानी कि सबसे खराब, सबसे ज्यादा खराब, और ये होगा आंसर बी, राइट? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कर रहा है, आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए पहले। To be interested in the changing season, to be interested in the changing season is a happy state of mind than to be hopelessly in the love with spring। यहां पे ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि इस शब्दों का मतलब क्या हो गया, खास तौर से, बाकी सब चीजें तो सामान्य है। स्प्रिंग मतलब हो गया वसंत ऋतु। बसंत ऋतु। तो ये चीज कहना चाहता है कि आप जो है होपलेसली केवल बसंत ऋतु में ही 24 सालों साल पड़े रहना चाहते हैं, उससे अच्छा रहेगा कि आप जो है सभी मौसम जो आ रहे हैं, चेंजिंग सीजन, उससे आप खुश रहिए, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो यहां पे तुलना किया गया है कि इससे आप खुश रहेंगे कि इससे खुश रहेंगे। तो यहां पे हैप्पी की जगह पे दोनों की तुलना है ना, तो यहां पे हैप्पियर होना चाहिए, ठीक है? कि आप बसंत ऋतु के बजाय सभी ऋतुओं से अगर आप खुश रहेंगे तो आप ज्यादा, सभी ऋतुओं में अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। नहीं तो आप खाली बसंत ऋतु सोचते रहें और गर्मी आ गई तो आप गर्मी मारे हाय तो वो मचाने लगे। तो आप गर्मी को भी इंजॉय कीजिए, जाड़े को भी इंजॉय कीजिए, बरसात को भी इंजॉय कीजिए, बसंत ऋतु को भी इंजॉय कीजिए। ये कहने का यहां पे मतलब है, ठीक है? तो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड की जगह पे हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। आ रहा समझ में? साइंटिस्ट, अच्छा 22वें पे आते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है।
साइंटिस्ट है फाउंड, वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि लाइफ वॉज क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग अबाउट द अर्थ। क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मतलब क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे रेंगना, रेंगते हुए चढ़ना। क्रॉलिंग मतलब धीरे धीरे जमीन पे चलना। इसको भैया सुनते रहो ध्यान से, ये सब शब्दों की मीनिंग ही बता रहा है। और इसको नोट करते रहो कॉपी में। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जीवन, मानव जीवन नहीं, हर प्रकार का जीव जंतुओं का जीवन जो है धरती पे 1.5 बिलियन वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। पहले जो सोचा जा रहा था उससे 1.5 बिलियन साल पहले शुरू हो गया था। तो यहां पे कंपैरिजन किया गया है कि कब दो समय में कंपेयर किया गया है, तो इसलिए अर्ली देन प्रीवियसली थॉट, तो यहां पे देन का प्रयोग किया गया है, तो अर्लियर होना चाहिए है, अर्ली के बजाय अर्लियर होना चाहिए, तो ये चीज जो है बेहतर होगी। और हमारा जो आंसर है वो दैट शुड बी दिस वन। यहां पे 1.5 बिलियन ईयर्स अर्लियर देन प्रीवियसली थॉट, पहले जो सोचा जा रहा था उससे 1.5 बिलियन साल पहले शुरू हो गया। ठीक है, अब 23वां को पढ़िए। तेईसवें में क्या कहता है? इवन द नॉर्दर्न सबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु होम टू द बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स। अभी क्या कह रहा है कि जो नॉर्दर्न सबर्ब है बंगलोर का, जिसमें कि इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री ज्यादा है, तो वो जो है वहां पे पानी का जो समस्या है वो और ज्यादा है। तो इवन वर्स्ट की जगह पे यहां सबसे ज्यादा की बात नहीं आई, तुलनात्मक बात आई है, तो इवन वर्स्ट की जगह पे इवन वर्स होगा। एस के बाद टी नहीं होगा, एस के बाद ई होगा। ठीक है, तो वो दो जगह से तुलना किया गया कि बाकी शहरों से, बाकी शहर का जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें और खराब है जो है। अब क्या है, तो इवन वर्स्ट की जगह पे इवन वर्स यहां पे हो जाएगा, छोटा सा मात्रा का फर्क है, टी की जगह पे ई हो जाएगा और सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसको थोड़ा ऊपर कर लेना। हरिओम, ध्यान से सुन रहे हो? तो there isn't many rice left in the house, so we must replenish our stock soon. सेंटेंस में थोड़ी गलती है, लेकिन
सेंटेंस का मंतव्य जो है वो स्पष्ट है। घर में जरा भी चावल बच नहीं रह गया है, थोड़ा सा चावल बचा है। सो वी मस्ट रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब फिर से स्टॉक को भरना। स्टॉक सून। तो यहां पे मेनी और मच में जब ये प्रयोग होता है तो मेनी जो है वो जहां काउंटेबल होता है वहां पे प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहां अनकाउंटेबल हो वहां पे मेनी की जगह पे मच प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये यहां पे समझ में आएगा। देयर इजंट मच राइस लेफ्ट इन द हाउस, ज्यादा चावल बच नहीं गया है तो हमको अपना स्टॉक फिर से भर लेना चाहिए है। सी हमारा आंसर होगा और इसी के साथ ही ये सेंटेंस सही हो गया और ये सवाल खत्म हो गया, ठीक ना। अब इसमें तो साफ साफ इसमें गड़बड़ी नजर आ रही है, हैं? क्या गड़बड़ी है कि दो एडजेक्टिव एक साथ ही प्रयोग कर लिया है। ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। मोर भी हो गया है और स्मार्टर भी हो गया है। या तो हम मोर स्मार्ट लिखें, हैं, या फिर हम स्मार्टर लिखें, ठीक है। दोनों नहीं चलेगा एक साथ कि मोर और स्मार्टर एक साथ लिख दें। तो यहां पे ही इज मोर स्मार्टर इज टू बी इंप्रूव्ड एंड देयरफॉर 25 का आंसर विल बी पी। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। Black small all the garbage into a black small bag. He likes to put the garbage. है ना, ठीक है। वो सभी कूड़ा एक छोटे से काले बैग में रखने लगा। यहां पे क्या बोलता है, ब्लैक स्मॉल बैग। तो एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा नहीं इसमें गड़बड़ी है, बस इसमें ब्लैक बैग होगा, काला बैग, ब्लैक बैग, और उसके पहले एक लगा होगा एडजेक्टिव स्मॉल ब्लैक बैग। इसको अगर इस तरह से लिखें तो ये हमारा सेंटेंस ज्यादा उचित होगा। इन दोनों को आपस में इनका जगह हम बदल दें तो ये ठीक रहेगा। हालांकि जो इंटेंट है, मंतव्य है, प्रकट हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्रामर का मिस्टेक है, वो हम सही कर देते हैं इस तरह से। इनटू स्मॉल ब्लैक बैग, छोटा सा काला झोला था, काला थैला था, उसमें वो सारा भर दिया कूड़ा। गार्बेज मतलब कूड़ा जो फेंकने लायक चीज हो। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज जा रही है?
इसमें भी वही है, 27 में भी 27 में क्या है, जो एडजेक्टिव है उसका क्रम थोड़ा सा गड़बड़ है, दोनों ही है, ब्लैक भी है और स्मॉल भी है, लेकिन इसका क्रम थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। यही यहां पे भी हो रहा है कि अ वुडन बिल्डिंग इन मनाली, तो वुडन बिल्डिंग की जगह, वुडन बिग बिल्डिंग की जगह पे बिग वुडलैंड बिल्डिंग होगा, यहां बिग वुडन बिल्डिंग होगा, तो ये सही हो जाएगा और बी इसका आंसर होगा। They hardly believe that Article 3 is no longer valid in Jammu and Kashmir. हाँ, ये सिंपली क्या है, दे हार्डली बिलीव के साथ, हार्डली मतलब खुद ही यही होता है कि नहीं कर सकते हैं, निषेधात्मक मतलब हो रहा है। मतलब हार्डली खुद एक नकारात्मक शब्द है, तो उसके साथ दो नकारात्मक शब्द थोड़े होगा, दे कांट हार्डली बिलीव, दे हार्डली बिलीव, तो यहां पे ये हो जाएगा कि यहां पे हमको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कि कांट को हटा दें, दे कांट बिलीव भी हो सकता है, तो उस केस में हम हार्डली को भी हटा सकते हैं, या हार्डली अगर लिख रहे हैं तो कांट को हटा दें, दोनों में से कोई एक होगा। 28 का आंसर आ गया कि इसका आंसर होगा डी। अब आ गया 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, इट वॉज रियली बैड मूवी, अ वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, मतलब खराब चलचित्र था। मूवी मतलब क्या हो गया, चलचित्र, जो फिल्म देखते हैं हम लोग जाके, उसका मतलब हुआ मूवी, सब बच्चे जानते हैं। वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, तो वर्ष का मतलब हो गया कि तुलनात्मक, जबकि पूरे जिंदगी में इन्होंने ऐसी फिल्म नहीं देखी है, तो यहां पे वर्ष की जगह पे होगा वर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव का प्रयोग होगा, और यहां पे ये आंसर आ जाएगा बी, करेक्ट। अब चलते हैं क्या, द मॉडर्न मैन इज बिजी acquiring more and more wealth and designing ways to invest it in more pleasure, sensual pleasure। 30, हाँ यहां पे देखिए, कहना चाहता है कि आदमी व्यस्त है, ज्यादा से ज्यादा पैसा करो और उसको तरीके खोजो कि ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। तो रहे हो क्या, ये पूछ गया। तो इसमें केवल यह है कि सेंस प्लेजर्स नहीं होता है, सेंस प्लेजर्स की जगह पे नॉर्मली सेंसुअल प्लेजर होता है। सेंसुअल प्लेजर्स मतलब कि भौतिक सुख है, तो इसमें आदमी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। तो ये चीज जो है ध्यान देने वाली चीज है कि यहां पे सेंस जो हो गया वो नाउन है, और सेंसुअल जो है वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे प्लेजर्स का वर्णन है कि किस प्रकार का प्लेजर्स, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा सेंसुअल, राइट।
हम्म नो लिस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स। अब लेस लिस्ट की जहां तक बात आती है, कम ज्यादा की बात आती है, तो यहां पे जब काउंटेबल होगा 50 पार्टिसिपेंट्स, तो वहां पे हम फ्यू और फ्यूअर का प्रयोग करेंगे, लिस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि लिस्ट जो है वो अनकाउंटेबल में चला जाएगा जो है। और इस वजह से लिस्ट जो है, सबसे बड़ी बड़ी चीज यह है कि वो सुपरलेटिव डिग्री में है, तो लिस्ट का नहीं होगा। दूसरे ये काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहां पे फ्यूअर और तुलना हो रहा है कि 50 पार्टिसिपेंट से कम नहीं थे। सिंगिंग कंपटीशन में 50 से तो कम नहीं थे, तो ये एकदम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं जाएगा, ये कंपैरेटिव में आएगा कि 50 से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नो लिस्ट देन आंसर होगा, और ए पे हम टिक करेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने 16-17 क्वेश्चन किए थे, तो आज भी लगभग उतने ही करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा करते करते आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं My mother speaks in so a low voice that it is difficult to understand what she is saying. तो यहां पे आप ध्यान दें, इन्होंने जो भी दिया हुआ हो उससे अलग हट के हम बता रहे हैं कि सो अ लो वॉइस की जगह पे दो चीज हम कर सकते हैं, या तो ए को हटा दें तो सो लो वॉइस है, सो लो वॉइस हो जाएगा, या अगर ए लगाना है तो सच अ लो वॉइस करें। तो ये वाले हिस्से में हमको गड़बड़ी दिखलाई दे रही है। इसके अलावा यहां पे इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे इज नहीं लगेगा। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग, ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक अलग सेंटेंस है। ये दोनों शी इज सेइंग और ये दोनों जो है व्हाट से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे इज लग गया तो यहां नहीं लगेगा। ये इट इज डिफिकल्ट, दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, और सोलो, तो यहां पे दो गड़बड़ियां हैं। अब हालांकि जो ये दिया हुआ है उसके हिसाब से एक ही होगा, तो अब जिस पे निशान लगाए तो ये भी ठीक आंसर है और ये भी ठीक आंसर है, मतलब ए और डी दोनों ही आंसर इसका होना चाहिए। अभी देखिए क्या देता है ये, ठीक ना, मतलब यहाँ पे हमने ये बता दिया। अभी एग्जाम तो है नहीं, अपन डिस्कस कर सकते हैं, या हो सकता है जो बुक में या जो क्वेश्चन बनाया हो उसने कहीं ये मिस्टेक किया हो, राइटिंग प्रिंटिंग मिस्टेक किया हो, यहाँ का इज उसने छोड़ दिया हो। अगर इज उसने छोड़ दिया हो तब तो ठीक है, तब तो केवल
यही गड़बड़ी है कि यहाँ पे अगर इस नहीं छोड़ा है तो ये दोनों ही आंसर इसके सही होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे इस मान लेते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये जो है सो अ लो भाई, सो के साथ ए का प्रयोग नहीं होता है, सच के साथ ए का प्रयोग होता है, करेक्ट। हाउ मेनी मनी, फिर वही बात आ गई, हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी। एक्चुअली ये होता है, होगा क्या, हाउ मच मनी। जी आंसर हो गया। रीजन आप बताइएगा क्यों हाउ मच की जगह मनी हो गया, आप सोचिएगा, नहीं होगा तो आप पूछिएगा हमसे जो है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ crowded bus or traveling in a metro during rush hour, as both are quite unpleasant experience. You must avoid riding in a crowded bus or traveling in metro during rush hour. Both are quite unpleasant experience. मतलब कि भीड़ भाड़ के समय में मेट्रो में या पब्लिक बस में जाना जो है थोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है अनप्लीजेंट मतलब कि दुखी कर देने वाला अनुभव होता है। दुखी, अनप्लीजेंट मतलब, प्लीजेंट मतलब सुखद और अनप्लीजेंट मतलब दुखद, दुख देने वाला होता है दुखद या दुखदाई भी कह सकते हैं, दुखदाई अनुभव। अब क्वाइट की क्या जरूरत है, यहाँ पे क्वाइट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक क्वाइट मतलब होता है शांत, QUIET मतलब होता है शांत, और वहीं पे QUITE जब होता है तो बिल्कुल, बिल्कुल या बहुत। तो यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा चक्कर है, स्पेलिंग अगर थोड़ा दाएं बाएं कर देंगे तो पूरी तरह से सही हो जाएगा। मतलब कि ये जो ई है उसको उठा के यहां कर दीजिए, तो ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब हम 35वां करते हैं, और 35वां करने के बाद हम जो है क्लास को समाप्त करेंगे। वेल्ड याद है रखा, वेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मेनी एफर्ट एट ऑल, हार्डली मेनी एफर्ट एट ऑल, मेनी क्यों हो गया भाई। यहां पे वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाले ने कुछ पेड़ गिरा दिए, फेल्ड मतलब गिरा देना, विद हार्डली एनी एफर्ट। ये भी अभी हमने तो बताया था कि हार्डली एनी एफर्ट, हार्डली एनी एफर्ट मतलब बिना प्रयास के, शायद ही कुछ थोड़ा प्रयास, हार्डली माने शायद ही थोड़ा प्रयास किया होगा। तो यहां पे अगर हम एम को गायब कर दें तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक ना। इसी के साथ ही हम आज का क्लास समाप्त करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, और नहीं तो हम लोग कल से फिर क्वेश्चन नंबर 36 से आगे फिर हल करना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। और आप सबसे निवेदन है
कि आप हमेशा जब क्लास में बैठे तो एक कॉपी, एक पेन लेके बैठे, जो एक्स्ट्रा बातें भी बता दी जाती हैं, चाहे उसमें भी कुछ सेंटेंसेस में कुछ फ्रेज होते हैं। फ्रेज ऐसे होते हैं, फ्रेज मतलब क्या होता है, वाक्यांश। दो तीन शब्दों से मिलके एक बनता है। जैसे यहां पे था हार्डली एनी एफर्ट, सच अ लो, सच अ ब्यूटीफुल, सच अ हैवी। सच के साथ इस तरह से जब डिस्क्राइब करते हैं तो आ जाता है। सच अ वास्ट बिल्डिंग, सच अ बिग बिल्डिंग, तो वो फ्रेज होता है। तो उसको आप साथ साथ भी लिखते जाएंगे ना, तो इसकी जो प्रैक्टिस हो रही है उसके साथ साथ कुछ और चार चीजें भी सीखते जाएंगे। अच्छा, कल से हम एक नया चीज शुरू कर रहे हैं। हम आपको डेली ज्यादातर समय में, ज्यादातर क्लासेस में, क्लास शुरू होने के पहले 2, 4, 5 कुछ नए नए शब्द आपको हम नोट कराते जाएंगे, ताकि उससे आपकी वोकैब्युलरी भी मजबूत होती जाएगी। हालांकि शब्दों की संख्या तो हजारों में है, लेकिन अब सारे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना करेंगे उतना कर सकते हैं। तो कल से उसको हम करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी मतलब क्या हो गया, वोकैब्युलरी मतलब आपका जो शब्दों की जानकारी है, शब्दों का जो बैंक है आपके दिमाग में है, शब्दकोश है, वो आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ही हम जो है आज का क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल इसी टाइम।